सुप्रभात, आप सभी को नमस्ते। तो जैसा कि भंते जी ने बताया, हम महानिदान सूत्र में जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात की गई है, आज रिवर्स ऑर्डर में उसकी जो अंतिम लिंक है हम उस पर चर्चा करेंगे। उस अंतिम लिंक पे चर्चा करने के पहले एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं जो हमने डिस्कशन कल किया था, जिसमें हमने मेंटालिटी मटेरियलिटी और कांटेक्ट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश की थी। और उसका इन्फेरेंस ये था कि हमने कहा था कि मेंटालिटी मटेरियलिटी दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कांटेक्ट। मेंटालिटी मटेरियलिटी के बिना कांटेक्ट नहीं हो सकता है। तो लेट अस ब्रीफली ट्राई टू रिकलेक्ट द डिस्कशन। तो पहले हमने मेंटालिटी मटेरियलिटी का जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश की थी, एंड दिस वी हैड डन बाय टेकिंग टू केसेस और टू सिनेरियोज। पहले हमने समझा कि इफ द फिजिकल बॉडी इज देयर, इज इट पॉसिबल टू हैव द फिजिकल बॉडी विदाउट द मेंटल फंक्शंस। और फिर दूसरे सिनेरियो में हमने देखा कि इज इट पॉसिबल टू हैव द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल फंक्शंस विदाउट अ फिजिकल बॉडी। और फिर हमने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया बाय लुकिंग एट दीज टू सिनेरियोज। और उसके बाद हमने कांटेक्ट पे डिस्कशन किया। कांटेक्ट का इन दोनों से रिलेशनशिप है, बट फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कांटेक्ट in terms of a two-stage process. The first stage where the impact or reception is happening by the sense basis, and the output here is the raw data. So that is what we had called as impingement contact. And then this raw data is ascribed labels or names by the mental functions, or the moment the names are assigned to the mental function, we are able to have information or meaningful interpretation of the raw data. And this is the manifestation of designation contact. So impingement contact and the designation contact in totality represents contact. ये फर्स्ट से बताता है। और जब हमने इम्पिंचमेंट कॉन्टैक्ट और डेजिग्नेशन कॉन्टैक्ट को समझ लिया, तो हमने कहा कि जो डिसर्नमेंट है इम्पिंचमेंट कॉन्टैक्ट के लिए, उसके लिए मटेरियल बॉडी की ज़रूरत है। जो डिसर्नमेंट है डेजिग्नेशन कॉन्टैक्ट की, उसके लिए मेंटल बॉडी की ज़रूरत है। एंड बिकॉज मेंटल बॉडी एंड मटेरियल बॉडी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो उस बेसिस पे हमने कहा कि मेंटालिटी मटेरियलिटी is required in order to have contact. So that is the relationship between contact and mentality materiality, and then we established the point that mentality materiality is the specific condition for contact. तो ये कल की चर्चा हुई। आज हम इस लिंक के बारे में बात करने वाले हैं, कॉन्शियसनेस और मेंटालिटी मटेरियलिटी का जो रिलेशनशिप है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बिफोर we go into detail, just by looking at the representation, we can have the idea about the kind of relationship that will be coming in sutta with respect to consciousness and mentality materiality. So अगर हम इन दोनों के बीच का representation देखें तो किस टाइप की relationship की बात की गई है? It is not a unidirectional, it is a bidirectional relationship. So reciprocal relationship की बात यहाँ पे की गई है। अब जैसा कि हमने मेंटालिटी मटेरियलिटी के केस में किया था, इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को हम दो सिनेरियोज को लेके समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड डिपेंडेंट ओरिजिनेशन वाले वर्जन में भी किया। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ कॉन्शियसनेस इज द स्पेसिफिक कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन ऑफ मेंटालिटी मटेरियलिटी। उसकी समझ हो जाएगी तो फिर हम इस लिंक की बात करेंगे। This arrow we will try to understand how mentality materiality is the specific condition for consciousness, which is a slight deviation from the standard version of dependent origination. तो पहले dependent origination का जो similar link था between consciousness and mentality materiality उसको समझ लेते हैं।
तो जैसा कि हमने नाम रूप और फस्य के बीच में किया था, जो सुत्त का डिस्क्रिप्शन है जब हम देखेंगे, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी रिप्रेजेंटेशनल डिफरेंसेस। एक बार रिप्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्लियर हो जाए, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दोज रिप्रेजेंटेशनल डिफरेंसेस आर इम्प्लाइंग, उसका मीनिंग क्या है, भगवान ने जो ये शब्द यूज किए गए हैं क्यों यूज किए हैं। तो सुत्त में जो वर्णन किया गया है विज्ञान और नाम रूप के बीच की रिलेशनशिप को बताने के लिए, उस वर्णन को देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, इफ कॉन्शियसनेस वेयर नॉट टू डिसेंड इनटू द मदर्स वूम, वुड मेंटालिटी मटेरियलिटी टेक शेप इन दी वूम। तो वो कह रहे हैं कि अगर कॉन्शियसनेस वूम में डिसेंड नहीं होगी, तो क्या मेंटालिटी मटेरियलिटी विच इज रिप्रेजेंटिंग दी वूम हो पाएगा। वेनरेबल आनंद कहते हैं, सर्टेनली नॉट वेनरेबल सर। फिर भगवान कहते हैं, इफ आफ्टर डिसेंडिंग इनटू द वूम कॉन्शियसनेस वेयर टू डिपार्ट, would mentality materiality be generated into this present state of being. So he is talking about one more life stage or one more time instant. फिर वेनरेबल आनंद कहते हैं, सर्टेनली नॉट वेनरेबल सर। फिर अगला जो टाइम स्टेज है, फिर से भगवान कहते हैं, इफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ यंग बॉय और गर्ल वेयर टू बी कट ऑफ, अगर कॉन्शियसनेस हटा ली जाए, वुड मेंटालिटी मटेरियलिटी ग्रो अप डेवलप एंड रीच मेच्योरिटी। वेनरेबल आनंद कहते हैं, सर्टेनली नॉट वेनरेबल सर। फिर भगवान कहते हैं, देयरफॉर आनंद, दिस इज द कॉज, सोर्स, origin and condition for mentality materiality, namely consciousness। अब जो ये डिस्क्रिप्शन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो डिस्क्रिप्शन है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4 टाइम्स और लाइफ स्टेजेस। पहले जो है वो कंसेप्शन की बात की गई है। सो कंसेप्शन रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ फादर्स स्पर्म एंड मदर्स एग विच रिजल्ट्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बाद, एम्ब्रियो जब आ जाता है, तो देन जो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट है, वो जेस्टेशन की बात की गई है, वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द वूम। उसके बाद जो अगला टाइम इंस्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द emerging from the womb. So this represents the birth of baby from the womb. And then जो last time है, that is during the course of life after the birth has taken place. तो अगर हम पहला जो भगवान का सेंटेंस है उसको देखें, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि इफ कॉन्शियसनेस वेयर नॉट टू डिसेंड इनटू द मदर्स वूम, अगर कॉन्सेप्शन के टाइम कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तो क्या मेंटालिटी मटीरियलिटी होगा। मेंटालिटी मटीरियलिटी विच इज टेकिंग प्लेस इन फॉर्म ऑफ वूम, क्या वो होगा। तो आनंद, वेनरेबल आनंद कहते हैं नहीं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि से कि इस टाइम इंस्टेंट पे कॉन्शियसनेस थी। नाउ इफ आफ्टर डिसेंडिंग इनटू द वूम कॉन्शियसनेस वेयर टू डिपार्ट, अगर यहाँ पे कॉन्शियसनेस चली जाए, पहले टाइम इंस्टेंट में कॉन्शियसनेस थी, अब उसके बाद कॉन्सेप्शन के बाद अगर कॉन्शियसनेस चली जाएगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि मेंटालिटी मटेरियलिटी एग्जिस्ट करे। भगवान वेनरेबल आनंद कहते हैं नहीं। फिर अगला जो है, विच इज रिलेटेड टू द बर्थ फ्रॉम द वूम एंड द कोर्स ऑफ लाइफ, उसमें भगवान कहते हैं कि इफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ यंग बॉय और गर्ल वेयर टू बी कट ऑफ, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ अगर कॉन्शियसनेस हटा ली जाए, तो क्या मेंटालिटी मटेरियलिटी विल इट बी एबल टू ग्रो अप डेवलप एंड रीच मेच्योरिटी। तो वेनरेबल आनंद कहते हैं नहीं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब हम मेंटालिटी मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं, मेंटालिटी इट इज प्रोवाइडिंग द फिजिकल बेस, सेंस बेसिस की बात कर रहे हैं, और जो मेंटल फैक्टर्स है, इट इज प्रोवाइडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ
it is the mental body is comprising of the mental factors. So अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं होगी शरीर में, तो देन इट विल बी एक्चुअली अ लाइफलेस मैटर. मेंटल बॉडी और मटेरियल बॉडी, इट विल टोटली बिकम डिफंक्ट. कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. सो दैट इज हाउ ही सेड कि कॉन्शियसनेस इज अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर मेंटालिटी मटेरियलिटी, क्योंकि कॉन्शियसनेस के बिना मेंटल बॉडी और मटेरियल बॉडी, इट इज लाइक कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे. अब ये जो हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसमें इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट है कि कॉन्शियसनेस जब भगवान बता रहे हैं तो ही इज यूजिंग द फ्रेज दैट कॉन्शियसनेस वेयर टू डिसेंड इनटू समथिंग. सो जब भगवान ये फ्रेज यूज कर रहे हैं डिसेंड इनटू द वूम्ब, it may give the notion कि there is some entity, some physical entity which is moving into the womb. बट भगवान फिर ये कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि इट इज नॉट एक्चुअली एन एंटिटी. एंड ये एक सूक्त में भी बताया गया है वेयर भगवान रिफ्यूट्स द व्यू दैट इट इज द सेम कॉन्शियसनेस दैट ट्रेवल्स एंड ट्रेवर्सेस द राउंड ऑफ रीबर्थ. सो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई ऐसी एंटिटी नहीं है विच मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और विच ट्रेवर्स द राउंड ऑफ रीबर्थ. ये जो कॉन्शियसनेस है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग, and this process happens every time, at every time moment with the arising and passing of conditions. So ये जो उदय वय ये हर टाइम इंस्टेंट पे होते रहता है. एंड बिकॉज दिस ऑपरेट्स वेरी फास्ट, इतने क्विक सक्सेशन पे होता है, इमीडिएट सक्सेशन पे होता है कि दिस कॉन्शियसनेस इट बिकम्स लाइक अ कॉन्टिन्यूअम. सो ये कॉन्टिन्यूअम हमें ये बताता है कि जो कॉन्शियसनेस है इट इज नॉट अ स्टैटिक और डिस्क्रीट एंटिटी, इट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस. और जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हमने पहले पटिसंधि विज्ञान की बात की थी, जहाँ के हमने ये कहा था कि डेथ के टाइम दी अराइजन संखारा ऑब्वियसली इट सीक्स फुलफिलमेंट. और जो करंट बॉडी है, क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पाती बिकॉज इट इज गोइंग टू पेरिश, देन दी रीलिंकिंग कॉन्शियसनेस पटिसंधि विज्ञाना फाइंड्स अ न्यू बॉडी. तो जब हम बर्थ की बात करते हैं उसमें एक कामिक एस्पेक्ट भी आता है. वी से कि अगले जन्म में जो भी कोर्स ऑफ लाइफ होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कर्म विपाक. तो अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसनेस हाउ दैट एक्चुअली रिलेट्स टू कर्म विपाक, या जो भी आगे कोर्स का लाइफ होगा, हाउ द प्रीवियस लाइफ का फैक्टर इज कमिंग इनटू पिक्चर. तो उसके लिए एक एनालॉजी दी गई है वेयर कॉन्शियसनेस इज कंपेयर टू दी सीड फॉर जनरेशन ऑफ न्यू एग्जिस्टेंस. तो हमने सीड की बात की थी जब हम इन रिलेशन टू ट्री हमने कहा था कि सीड इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गिव बर्थ टू अ ट्री. So here on the same logic, it is said that consciousness is actually the seed which commences the existence. और उसके बाद सीड के रेस्पेक्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. जो लिंकेज की हम बात कर रहे थे प्रीवियस लाइफ और प्रेजेंट लाइफ की, उसके लिए एक स्टेटमेंट उसके लिए बताया गया है कि जस्ट एज द सीड which sprouts into a young tree must come from a previous tree, so the seed of consciousness which starts the new life must come from consciousness in a previous life. So ये बता रहा है कि जब न्यू लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द कॉन्शियसनेस दैट इज देयर, it has imprints or antecedents of the previous life. And अगर हम अगला स्टेटमेंट देखें तो it is giving more insight related to this. So it says what
drives consciousness from one existence to another are the defilements or ignorance and craving, defilements of ignorance and craving. So consciousness जो हम कह रहे हैं from one existence to other, that is happening because there are because of the presence of ignorance and craving. So जब तक ignorance and craving रहेगी, rebirth होता रहेगा, rebirth होता रहेगा, तो consciousness will be also arising and then the life will be continuing. तो एक बार जब consciousness आ गई, birth हो गया, तो what gives it direction? Whether the consciousness is going to be wholesome, unwholesome or neutral, that is going to be determined by the particular forms of, as in determining it to particular forms of existence are the volitions constituting karma. So this volitions constituting karma, that represents whether the consciousness will be wholesome, unwholesome or neutral. So इसमें हम direction की बात कर रहे हैं. तो ये हमें ये बता रहा है कि जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो हाउ द कार्मिक इन्फ्लुएंस इज कमिंग इनटू पिक्चर, और इसके लिए हमने जो एनालॉजी देखी है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू सीड. तो अभी हम देखें, हमने जो स्टार्ट किया था फर्स्ट सिनेरियो, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ कॉन्शियसनेस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मेंटालिटी मटेरियलिटी. सो हमने जो पहले का डिस्कशन किया, हमने कहा कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो मेंटल बॉडी एंड मटेरियल बॉडी दैट विल एक्चुअली बिकम डिफंक्ट. तो हमने ये रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लिया या डिस्कस कर लिया. अब हम दूसरे रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं बाय लुकिंग एट द अदर सिनेरियो. सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से कंपेयर करें तो फ्रॉम कॉन्शियसनेस वी वर गोइंग टू वोल्यूशनल फॉर्मेशन एंड देन इग्नोरेंस. हियर भगवान हैज टेकन अ टर्न. नाउ ही इज सेइंग that it is not volitional form, as in that in a way is captured. So now he is saying that it is the mentality materiality which is the necessary condition for consciousness. So with that difference in mind from the standard dependent origination, let us try to understand how this cycle is getting operated. तो उसके लिए पहले हम सुत्त में जो वर्णन किया गया है उसको देखते हैं. तो भगवान कहते हैं, इफ कॉन्शियसनेस वेयर नॉट टू गेन अ फुटिंग इन द मेंटालिटी मटेरियलिटी, वुड एन ओरिजिनेशन ऑफ द मास ऑफ सफरिंग ऑफ फ्यूचर बर्थ, एजिंग एंड डेथ बी डिसर्न्ड. फिर वेनरेबल आनंद कहते हैं, सर्टेनली नॉट वेनरेबल सर. तो पहले हम फिर भगवान कहते हैं, देयरफॉर आनंद, दिस इज द कॉज, सोर्स, ओरिजिन एंड कंडीशन फॉर कॉन्शियसनेस, नेमली मेंटालिटी मटेरियलिटी. तो अभी हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाद में जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है. तो इस पैराग्राफ में रिलेशनशिप की बात की जा रही है, where भगवान इज सेइंग कि जैसा कि हमने पहले के केस में देखा, देयर वी सेड कि एम्ब्रियो जो मेंटालिटी मटेरियलिटी है इट कैन नॉट फॉर्म अंटिल कॉन्शियसनेस इज देयर. अभी हम जब रिवर्स में देखें तो हेयर जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि कॉन्शियसनेस कैन नॉट इनिशिएट अ न्यू एग्जिस्टेंस इन द वूम till the time there is mentality materiality. So until unless there is a base to it, there is a body which is having the physical infrastructure, which is having mental functions, जब तक वो नहीं रहेगा consciousness will not be able to operate. So with this जो हमने reverse link देखा, which is saying mentality materiality is the specific or necessary condition for consciousness. So इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि mentality materiality, if that base does not remain, so there will be nothing for the consciousness to operate on.
and that is why the consciousness will also cease if the mentality materiality ceases. तो ये जो हम दोनों डायरेक्शन में रिलेशनशिप को हमने देखा है, इसको एक एनालॉजी से देख लेते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी. तो ये जो एनालॉजी है दैट वाज गिवन बाय वेनरेबल सारिपुत्र टू हिज फ्रेंड वेनरेबल महाकोटिथा. तो ये जो इंटरेक्शन है वो नल कलापी सूत्र में बताया गया है. सो इसका बैकग्राउंड ये है कि वेनरेबल महाकोटिथा ही स्टार्ट्स विथ एजिंग एंड डेथ, एंड देन ही आस्क वेनरेबल सारिपुत्र कि अगर हम एजिंग की डेथ की बात करें तो इज इट क्रिएटेड बाय वन सेल्फ और क्रिएटेड बाय अदर. फिर एजिंग एंड डेथ से ही मूव्स बैकवर्ड और फिर नाम रूप की बात होती है, एंड नाम रूप और कॉन्शियसनेस का जो रिलेशनशिप है उसको वेनरेबल सारिपुत्र एक एनालॉजी से समझाते हैं. तो इफ वी लुक इनटू द फिगर ऑन द राइट, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू रीड्स लीनिंग अगेंस्ट ईच अदर. इसका क्या इम्प्लीकेशन है उसके लिए लेट अस रीड द डिस्क्रिप्शन. सो इट सेज जस्ट, सो वेनरेबल सारिपुत्र समझा रहे हैं कि जस्ट एज द टू शीव्स ऑफ रीड्स, ये रीड्स की बात की गई है, just as the two sheaves of reeds might stand leaning against each other, so too with the mind and body as condition, consciousness comes to be, and with consciousness as condition, mind and body comes to be. उसके बाद कह रहे हैं if one were to remove one of those sheaves of reeds, the other would fall, and if one were to remove the other sheaf, the first would fall. तो अगर एक को हटा लिया जाए तो इस साइड का रीड गिर जाएगा, अगर इस रीड को हटा लिया जाए तो ये रीड गिर जाएगा. सो फिर वेनरेबल सारिपुत्र कहते हैं सो टू विद द सेसेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी comes cessation of consciousness. With the cessation of consciousness comes the cessation of mind and body. So जो हमने रिलेशनशिप देखा, उन्होंने बताया कि एक को होने के लिए दूसरे का होना जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम अगर एक नहीं रहे तो दूसरा भी इट विल फॉल डाउन, रिप्रेजेंटिंग द सेसेशन वाला रिलेशनशिप. अब जब हम मेंटालिटी मटेरियलिटी और कॉन्शियसनेस के बीच जब रिलेशनशिप देख रहे थे तो सूत्र में एक और पैराग्राफ आया था, उस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं. तो इसमें भगवान कहते हैं, एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन और एंड पैराग्राफ ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस महानिदान वर्जन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. तो यहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं इट इज टू दिस एक्सटेंट आनंद that one can be born, age and die, pass away and re-arise, to this extent that there is pathway for designation. फिर synonyms भगवान ने use किए हैं. There is pathway for designation. To this extent there is a pathway for language. To this extent that there is pathway for description, and then he is talking about wisdom. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं to this extent there is sphere of wisdom for wisdom. To this extent that the round turns for describing this state of being, that is when there is mentality materiality together with consciousness. So इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे पहला जो लाइन है उसमें भगवान कह रहे हैं कि भगवान बर्थ, एजिंग, डेथ, पासिंग अवे और रीअराइजिंग की बात कर रहे हैं. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सफरिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सफरिंग, इट इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड देन डेथ एंड सब्सिक्वेंट रीबर्थ्स. तो अगर हमें सफरिंग को समझना है तो it is important that we understand the relationship which is
हैपनिंग बिटवीन मेंटालिटी, मटेरियलिटी एंड कॉन्शियसनेस। तो अगर हम सिर्फ ये रिलेशनशिप को समझ लें, मेंटालिटी, मटेरियलिटी और कॉन्शियसनेस को, तो दिस कैन एक्सप्लेन इन टोटलिटी कि व्हाई सफरिंग इज अराइजिंग। And the moment we are able to understand why suffering is arising, then that will lead to the development of wisdom. So ये जो mentality, materiality and consciousness का relationship है, this generates the complete set of arising states, which is ultimately uh, getting terminated at the last link that we had seen as aging and death. तो ये मेंटालिटी, मटेरियलिटी को ही हम अगर हम समझ ले, तो हम पूरा साइकिल जो है जिसमें कंडीशंस अराइज हो रही है, खत्म हो रही है, उसको समझ सकते हैं। हमको हम ये समझ सकते हैं कि सफरिंग क्यों हो रही है, और सफरिंग को समझने के बाद देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ विजडम which can help us to get over the cycle of birth and aging, death and subsequent rebirth. और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक टर्म यूज हुआ है, राउंड टर्न। इस राउंड टर्न का इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो इसके लिए इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, इट इज एक्चुअली अ वोटेक्स। सो ये जो वोटेक्स है, ये राउंड टर्न है। मीनिंग वाइज it talks about the reciprocal conditionality of consciousness and mentality, materiality, but it has got very strong resemblance to how the real time vortex operates. So functionality wise, now Dhar sir will explain कि vortex में exactly क्या हो रहा है और how that resembles the interaction between consciousness and mentality, materiality. जो वो जो वॉर्टेक्स की बात कही गई है, दिस हैज बीन एक्सप्लेन बाय वेनरेबल भिक्खु ज्ञानानंद वेरी वेल। उन्होंने ही पहले इस तरह का इंटरप्रिटेशन दिया था, और काफ़ी जो हमारे आचार्य लोग हैं, सीनियर टीचर्स हैं और स्कॉलर्स हैं, दे आल फाइंड दैट वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए जो उनका जो एक्सप्लेनेशन है, और उसके आधार पे आई ट्राई टू रिलेट इट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन। तो वहाँ पे जो शब्द आते हैं वो, इफ यू गो बैक, कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? या यहाँ पे जो आते हैं, टू दिस, एक्चुअली ट्रांसलेशन की इशू भी है ना, टू दिस एक्सटेंट दैट द राउंड टर्न्स, फॉर डिस्क राउंड टर्न्स का जो वर्ड वहाँ पे भी है, वट्टम वट्टति। वट्टम होता है वॉर्टेक्स, वट्टति मतलब घूमता है। सो इट मीन्स ये जो वर्लपूल है इस जीवन का, कि हम मरते हैं फिर पैदा होते हैं, मरते हैं फिर पैदा होते हैं, ये जो चक्र चल रहा है जिसको संसार चक्र कहा जाता है, इसको समझाने के लिए नाम रूप और विज्ञान का रिलेशनशिप काफ़ी है। इससे आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम विज्ञान के अराइजिंग को ठीक से समझते हैं और उसका रिलेशनशिप नाम रूप से समझते हैं, तो बाकी सब चीज़ें, टू दिस एक्सटेंट, वो कहते हैं टू दिस एक्सटेंट देयर इज स्फीयर ऑफ विजडम, मतलब विजडम भी इतने से ही, इतनी बात को ही समझने से ठीक से विजडम आ सकती है, अगर हम इसको ठीक से समझ लें। और ये एक वॉर्टेक्स की तरह है जो घूमता रहता है। तो भिक्खु नारायण उसको थोड़ा आगे ले गए हैं समझाने के लिए, विच मोस्ट पीपल फाइंड वेरी हेल्पफुल। जैसे वॉर्टेक्स जो बनता है, मान लीजिए एक नदी है, कहीं कहीं पे उसमें भंवर बना होता है जैसे, तो वो भंवर जो है वो बनता कैसे है, वी नो इट वेरी वेल नाउ, कि उसमें किन्हीं कारणों से नदी के अंदर नीचे कोई डिप्रेशन है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो जाता है। तो जो पानी एक डायरेक्शन में चल रहा था, उसकी एक करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है, ऑब्स्ट्रक्शन पे जो हिट करती है तो वो ऐसे डायरेक्शन में जाने लगती है थोड़ी देर। तो जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है, वो उसका जितना मोमेंटम है उसके हिसाब से थोड़ा सा जाएगी, लेकिन जब ऊपर वाले पानी का मोमेंटम आता है तो फिर वो रुक जाती है, फिर उस पानी के साथ बहने लगती है। देन अगेन इट्स हिट्स द ऑब्जेक्ट एंड देन अगेन गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड। सो इस तरह से वॉर्टेक्स बनता है, और वो फिर क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत होती है तो फिर वो नीचे की तरफ जाने लगता है।
and then it forms a shape like that, and it has the ability to attract things inside. उसके अंदर आसपास अगर कुछ जाए तो पकड़े नीचे ले जाता है. That's what happens in a typical vortex. तो वो कहते हैं इसी तरह से he then kind of puts it कि भाई एक जो स्ट्रीम थी उसको लगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है टू द मेन फ्लो, बट वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेन फ्लो इज व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर. वाटर तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर से नीचे ही जाएगा. Now Bhikshu explains it to our ignorance. Is the consciousness जो है in the first place it arises as जैसे भावना ने बताया वो सीड पुराने ट्री से आया है. तो पुराने ट्री से आने का मतलब पुराने जीवन से ये कॉन्शियसनेस आई है. क्यों आई है वो भी उन्होंने बताया. इग्नोरेंस और क्रेविंग के कारण आई है, क्योंकि इग्नोरेंस और क्रेविंग थी तभी वो अगला सीड बना, नहीं तो नहीं बनेगा. और फिर वो डायरेक्शन तो जो भी जाए it is applicable to all directions. So ignorance or craving is inbuilt in the arising of consciousness. And that ignorance and craving is actually what manifests in our day-to-day life. In what form? कि जो फ्लो है प्रकृति का वो इट इज वांटिंग अस टू इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ अनिच्छा दुख अनात्ता, बट वी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड क्रेविंग वांट दैट इट शुड बी फीलिंग्स बनी रहे, सुख बने रहे. अनित्य भाव जो उसका अनित्य नेचर है उसको हम एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. और वो दुख है, वो अनप्लेजेंट है, इंट्रिंसिकली वो समझने में दिक्कत होती है बिकॉज वी एक्सपीरियंस प्लेजर एंड दैट क्रिएट्स क्रेविंग एंड द क्रेविंग मेक्स अस गो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द लॉ ऑफ नेचर. एंड दैट देयरफॉर कैन गो ओनली अप दिस फार. वो यहीं तक जा सकती है जहाँ तक जैसे कि पानी की अपोजिट स्ट्रीम जो है थोड़ी दूर तक जा सकती है. इसी तरह से हमारी जो क्रेविंग और इग्नोरेंस है उसके कारण हम कुछ हद तक जा पाते हैं. एंड देन द फ्लो ऑफ अनिच्छा कम्स अप एंड we are finished. The body mind is finished and another round starts. This round keeps on going and going till we are not able to see this ignorance and craving and get out of it. So if you can go back to the sentence, properly. तो ये जो to this extent round turn मतलब to this extent the cycling of the whirlpool keeps on going. जैसे whirlpool है पानी के अंदर, वो पानी ही है उसमें और कुछ है नहीं, but it gets a shape, it gets a form. We can distinguish this is one whirlpool, this is another whirlpool, this is another whirlpool. So in the similar way, our bodies are also like whirlpools in 4 elements. तो 4 elements की एक particular shape आ जाती है, and we call it this person, that person, that person. Okay, so we can understand it in that manner also. And so the round keeps on turning till such time as the consciousness is associated with ignorance and craving. If this is given up by proper practice, then slowly this whirling of the round can be brought to an end, which means no new birth can happen. So this is in brief, the manner in which Bhikkhu Nyanananda, he goes into more details, but I've taken only the essence from there. थोड़ा बहुत उससे मैंने differ भी किया है, but that is available in the book, in his book, and in the lectures he has given long back. The sermons on Nibbana जो है उसमें ये सेकेंड लेक्चर में इसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है. So with this we conclude. Okay, so if there is nothing else, then Harsa, would you like to say something, or should we just be quiet now for some time? You can, I mean, सुबह जैसे एक क्वेश्चन आया था ना, मुझे लगा वो काफी, कल सुबह मैंने कुछ को कहने की कोशिश की थी कि भाई हम नॉर्मल प्रतिच्छ समुत्पाद जो हम समझते हैं उसमें और इसमें क्या उससे काम नहीं चलेगा क्या. एक तो बात है कि इनमें भेद क्या है. भेद तो आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस है. I don't need to explain. There is a much greater detail available given in this enunciation. तो इस समझ के हमारे अनुभव में क्या फायदे होंगे, हमारी प्रैक्टिस में क्या फायदे होंगे, तो इस पे थोड़ा सा मैं और कुछ थोड़े शब्द बोल देता हूँ.
एक तो ये बात होनी चाहिए कि हमको प्रैक्टिस शब्द से वो जो हमारी स्टैंडर्ड नोशन है ना, वो भी हमारे लिए बाधा हो जाती है। आफ्टर ऑल, ये सारा जो हम काम कर रहे हैं अष्टांगिक मार्ग, इसका उद्देश्य क्या है? सम्यक दृष्टि बनाना। सम्यक दृष्टि हमको मुक्त करेगी, और कुछ नहीं मुक्त कर सकता। और ये जिस तरह के डिस्कशन, जिस तरह के सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र, ये सूत्र, अगला सक्कापन्हा सूत्र, दे आर मेंट टू, through questions and answers, force us to think more deeply about the phenomena which we experience. तो ये हमारे जो विचिकित्सा होती है, नाना प्रकार के जो डाउट्स होते हैं, जो कि एक बंधन बनता है मुक्ति के मार्ग में, उसको दूर करने में सहायक। तो उस सेंस में दे आर प्रैक्टिस, दे आर हेल्पिंग अस टू रिमूव विचिकित्सा, बिकॉज विचिकित्सा और किसी तरह से नहीं रिमूव होने वाली। इट इज रिमूविंग बाय अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना। जैसे रीबर्थ के बारे में बहुत डाउट रहते हैं कि भाई है नहीं है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड वेरियस रेल्म्स के बारे में बात हुई, तो वो पिछले हमने डिस्कस किया काफी, तो इट हैज प्रोड्यूस सम इफेक्ट। हियर ऑल्सो दो कम्मा जो भव था, उसके बारे में कहा गया, कामचर भव, रूप भव, अरूप भव। सो सेम थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड हियर, एंड वी कैन सी दी कम्मा एग्जिस्टेंस वाली बात भी कही थी भावना ने, दैट the bhava is understood better when you talk of it in terms of upadana pachya bhava. Upadana is seen as a formation of kamma, and then you see, depending on the kamma, the bhava will operate. So it becomes more clear, and then bhava will give rise to birth. So then we saw in this sutta, in the commentary, kamma existence and rebirth existence mentioned. So these are the points which help us to clarify the thing. जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें प्रकट हुई, वो ये थी कि नाम रूप पश्य विज्ञान है, और नाम और रूप का आपस का इंटरैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उसका इतना बहुत महत्व है हमको अपने अनुभवों को ठीक से समझने में। क्योंकि जब हम उस तरह से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जब भी विज्ञान जागेगा तो उसके साथ नाम रूप होगा, विज्ञान के साथ नाम होगा हमेशा। और नाम का मतलब क्या है? वेदना होगी, संज्ञा होगी, फस होगा, चेतना होगी, मनसिकार होगा। तो ये सब आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। सामान्य जो प्रत्यक्ष समुत्पाद है, उसमें ये सब बातें नहीं आती। उसमें आता है फस पचया वेदना, सड़ायतन पचया फस, फस पचया वेदना, या विज्ञान पचया नाम रूप पचया फस, फस पचया वेदना, एंड सो ऑन। So there, this issue, it seems as if the processes are sequentially happening. This is the sutta which makes it clear they are happening parallelly. And that has a great impact in our understanding of day-to-day interactions in the world. हमने क्योंकि खंड की चर्चा की थी, तो इसलिए अब वी आर फेमिलियर कि वेदना जो है संज्ञा से इम्पैक्ट कर होता है, उनका आपस का रिलेशन है। बिकॉज ऑफ अवर स्टडी ऑफ खंदा वी हैव डिस्कस्ड इट. So therefore, we have some additional knowledge beyond the normal Pratyachya Samutpad. Here, that scope is being further increased. That's not only the Sanya, the Chetana will also influence, Manasikara will influence, they will also influence the feeling. And then the feeling will itself influence the Manasikara. Feeling will influence the Sanya. Whatever Sanya you may start with, it may get changed because of the feeling change. The quality of fuss may change with feeling because they are all interrelated. And if we are very careful about the way we interact with the world, we can actually see everything happening. And we can see how we start with certain intention, and then that intention changes because feelings change. What we experience through the interaction is not what we originally expected. Feelings change, the
attention changes, sanya changes, and the whole process becomes much different from what it was anticipated by us. So this kind of interaction, this kind of understanding helps us see the phenomena in their total true light. And the feeling that who is feeling, the questions like that, which keep on lying dormant in our mind. Who is feeling, who is perceiving, who is contacting, whose intention it is, who is paying attention, all those become less and less, have a lesser hold on us, because we see their interaction in such great detail that we realize that it's not happening because of me personally, it's happening because of the interrelationship of these mental factors. So that to me is a very important contribution of this in our practice, in our day-to-day understanding of the world and developing panya. So that's all I just wanted to add to what I had said in the Mahatma.